विश्वास साहब को फौरी तौर पर आदमी का और बुरानी 1000 ताकत में दो, अभी दिया जाके आधे घंटे वक्फे से खुराक दोहरा दें बस। क्या हाल है आपका भट्टी साहब? वही हाल है बिल्कुल, कोई फर्क नहीं। सुबह से तकलीफ फिर शुरू हुई है, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, लोग तो पहले कैसे कम होती जाती है, शाम को कम होती है। किस वक्त तक बढ़ती है? ये तकरीबन 5 बजे तक जाती है। और बिस्तर में जब आंख खुलती है तो तकलीफ हो रही होती है उस वक्त? सुबह जब आंख खुलती है तकलीफ हो रही होती है। ठीक है। नमाज के उठता हूँ 5 बजे तो तकलीफ हो रही होती है। टाइम के लिहाज से देखा आपने? मैंने चेक नहीं करी, आज कर लूँगा। अच्छा, टाइम में डेट किया। आपके लिए मैंने और भी सोची हैं दवाएं, आप मिलेंगे ना आज? जी आज मिलेंगे। फिर उस वक्त बात कर लेंगे। हमने एक दवा बात कर रहे थे जब ये वक्त खत्म हो गया था, वह काली बाइक्रम, ठीक है? काली बाइक्रम की मोटी मोटी अलामतें जो बयान हो चुकी हैं और आपको याद होंगी, वो क्या थी? डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर साहब की बारी आएगी। हाँ देख लिया पढ़ लिया तो कब? अभी अभी वही पड़ा है, थोड़ी देर तक। फिर आप आउट। इम्तिहान से पहले पर्ची से पहले पढ़ लिया ठीक है, अभी तो मैं कल पूछ रहा हूँ पिछली दफा की जो याददाश्त सलामत है जहनों में, वो बताएं। स्पॉट में दर्द होता है उसका। हाँ? स्पॉट में दर्द होता है, खास पिन पॉइंट नज़ला। आपको भी स्पॉट्स में दर्द हो रहा है? जी मेरे भी स्पॉट में दर्द तो फिर क्यों नहीं खाई? दूसरी काली है? काली काब आपने दी है, वो खा रहे नहीं, मगर स्पॉट्स में इसको भी ख्याल सोचना चाहिए। फिर इसकी एग्रेवेशन भी देखें। काली कार्ब की एग्रेवेशन इसकी निस्बत पहले होती है, ये निस्बतन सुबह तक चलती है, इसकी लंबी होती है मुकाबलतन। अच्छा, और क्यों बताएं अलामतें? एक स्पॉट की बात होगी बस। वक्त पर होती जी वही उसी वक्त पे दोबारा तकलीफ होती है। हाँ, यानी बाज़ दफ़ा जिस वक्त शुरू हो, रात या सुबह की बहस नहीं, एन उसी वक्त दोबारा फिर आएगी। और कोई बात? धड़कन तेज होती है। धड़कनें तेज होती है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। कड़ाल निकलते हैं। कड़ाल? कड़क भी नहीं। हो गया यहाँ से हम्म? बाईं तरफ से अंदर से इसका नजला शुरू होता है। हाँ, आमतौर पे दाईं तरफ भी होता है। दर्द का एक स्पॉट बनता है जहाँ से नजला शुरू होता है। वही जो एक मुअय्यन जगह का इसका खास मिजाज है ना, ऐसी जगह जहाँ उंगली रखी जा सकती हो। और दूसरा ये था कि नाक के अंदर गहरा वो मरकज है नजले का, जहाँ जब वो जम जाता है तो उसका निकलना मुश्किल होता है फिर। और इसमें कॉकस की अलामतें भी हैं, यानी स्ट्रिंगी, जिससे धागे हों लेसदार, उस तरह उसका मवाद का अखराज, जो आंखों से भी और नाक से भी उसी तरह धागों की सूरत में निकलता है। बदबू भी मुंह से। और काली का खास ये बताया था कि जितनी कालीज हैं इन सब किस चीज़ से ताल्लुक है? एपिलेप्सी से ताल्लुक है। बहुत अहम बात बताई थी आपको कि बहुत से मिर्गी के मरीज हैं जिनको वक्ती दवाएं दे देकर उनकी ज़िंदगी का गुजारा चलाया जाता है। एलोपैथी में तो उनको नीम बेहोशी की हालत में रखा जाता है, आदत पड़ जाती है, पता नहीं लगता बेहोश है, मगर पूरी तरह उनके असाब आम आदमी की तरह जाग के काम नहीं कर रहे होते। नींद गनूदगी सी कैफियत है। लेकिन मुस्तकिल इलाज बहुत कम मिर्गी का देखा गया है कि इलाज हो और मरज़ से निजात मिल जाए। काली की दवाओं में, यानी पोटेशियम की दवाओं में, अच्छे तजर्बाकार डॉक्टर्स का ख्याल है कि अगर सही इलाज हो, सही सॉल्ट या नमक पे छान लें आप, तो पूरी तरह मिर्गी का इलाज हो जाता है, यानी उससे पीछा छूट जाता है। ये देखने वाली चीज़ है। इसलिए काली में आप मिर्गी की अलामतों को खुसूसियत से ज़ेर नज़र रखा करें।
या मिर्गी के मरीज आए तो पोटेशियम सॉल्ट्स पर नज़र डाल लिया करें, उनसे मिलता जुलता तो नहीं है। और काली बाइक्रम को इसमें ख़ास शोहरत है। ठीक है, ये बातें आपको पहले बता चुका हूं मैं। और नाक से खून भी निकलता है। छीलने से बिनाई में कमजोरी आती है। हाँ जी, काली इसमें पॉलीपस भी मिलते हैं। नाक के अंदर पॉलीपस और ल्यूपस, इन दोनों बीमारियों में ये खुदा ताला के फजल से शाफी साबित हुई है दवा। ल्यूपस जिल्द का हो या अंदर का हो, म्यूकस मेम्ब्रेन का, दोनों सूरतों में इसको काफ़ी म्यूकस पर कंट्रोल तो नहीं मगर म्यूकस की शफा में इसका नाम है। होंठों की अल्सरेशन की बात हो रही थी, मैंने आपको बता दिया था ना। पूछा था कोई और दवा भी याद है कि नहीं? सिस्टस है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपने देखा है बाद में जाके, लड़का मारा में भी है, हमारा में दोनों होंठों के और ये सिस्टस में निचला निचले होंठ, सिस्टस में निचला होंठ है, मुझे याद भी आ गया। हाँ, अब नया सफ़ा लेते हैं। आमतौर पर ज़ुबान पे कुछ तह सियाही होती है, लेकिन सारी ज़ुबान पे जर्द तय नहीं होती। आगे से सफ़ेद और पिछले हिस्से में जर्दी पाई जाती है। या अगर तह नहीं होगी तो चमक होगी, जो बीमारी की सी चमक है, कहीं कहीं मैली, और जहाँ मैली नहीं है वहाँ उसमें एक बीमारी की चमक होती है जो आम सेहतमंद जुबान पे दिखाई नहीं देती। बाज़ दफ़ा जुबान के जड़ में, यानी अंदर की जो गले के करीब का हिस्सा है, वहाँ छोटे छोटे उभार नज़र आते हैं जो स्ट्रॉबेरी की तरह की रंगत रखते हैं और बिल्कुल छोटी छोटी दानों की शक्ल की स्ट्रॉबेरी सी दिखाई देगी। और वो खुरदरी, उसका खुरदरापन गले को महसूस होता है। जुबान के अल्सर्स में ये बहुत अच्छा असर रखती है। जो मुंह में हर तरफ अल्सर का इम्कान है, जुबान के ऊपर या कल्लों में या दांतों की जड़ों में, हर जगह के अल्सर्स में इसको काफ़ी दखल है। अगर बाकी इलामतें मुशाबे हों तो फिर बहुत ही अच्छी क्यूरेटिव यानी शफा बख्श दवा है। इसके अल्सर्स की ख़ास पहचान क्या है बताई थी मैंने आपको। धड़कन पाई जाती है। पंच किया हुआ जैसा होता है जख्म। इसके गले में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसमें भी अल्सरेशन मिलती है, और वो जो गले का दर्द है वो सिर्फ टॉन्सिल्स के गिर्द नहीं रहता, बल्कि कुछ नाक में ऊपर की तरफ चढ़ता है, कुछ नीचे लेरिंग्स की तरफ उतरता है। तो इसमें गले की दुखन का एहसास ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है, जिसका मतलब है या वसी दायरे में वो तकलीफ़ है। हालांकि आमतौर पर मैं जैसा कि बताया था, एक अंगूठे के नीचे भी इसके दर्द को रखा जा सकता है, लेकिन ये जो गले की दर्द है ये फैली हुई होती है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। और म्यूकस की रोपी होना ये आपको पहले बता चुका हूँ, नुमाया है ये। उवुला जो है वो फूल जाता है। ये और भी बहुत सी दवाओं में पाई जाती है तकलीफ फूलने की, यानी मुतवर्रम हो जाना।
मुतवर्रम होने वाली दवाएं जो हैं, जिनमें अक्सर उबुला वगैरह या चेहरे या आँखों के सैक्स की वर्म मिलती है, उनके कुछ नाम याद हैं किसी को? हैं? ठहरो ठहरो, एक नहीं बताओ तुम। आफा? एपिस, हाँ। एपोसाइनम, हैं? एपोसाइनम, ठीक, ठीक, कालिका, ठीक। अगर वो और वो फास्फोरस फास्फोरस भी है, और आर्सेनिक। बेलाडोना भी हो सकता ब्रेन में और तरह की वर्म होती है। और नेट्रोमोर, जिन दवाओं, सल्फर में भी है, जिन दवाओं में पानी इकट्ठा हो जाए, नेट्रम सल्फ में भी है, इनको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक दवाएं। हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स उनको कहते हैं जिन नमकियात में अक्सर हाइग्रोस्कोपिक ही होते हैं, जो पानी को चूस लेते हैं। इसीलिए वो दवाएं जिनको खुश रखना मकसूद हो, उनकी शीशी में एक कैप्सूल जिसको परफोरेट किया होता है वो मौजूद होती है। उसके अंदर ऐसी नमकियात हैं जो पानी जज़ब करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखते हैं और ताकत रखते हैं। इसलिए जब भी शीशे के अंदर की हवा नमदार हो जाए तो वो दूसरी दवा से बहुत पहले ही इसको खींच लेते हैं, तो अंदर का माहौल खुश्क रहता है। तो हाइग्रोस्कोपिक अद्वियात में आपको वर्में ज़रूर मिलेंगी। है। बर्बरिस में भी हो, जी? बर्बरिस में भी हो, किसमें? बर्बरिस, बर्बरिस में बात, वो हाइग्रोस्कोपिक होना और बात है, गुर्दे का फेल होकर पेशाब ना निकाल सकना और चीज़ है। वो जो दवाएं हैं हाइग्रोस्कोपिक जो दिखाई देती हैं, उनको फिर आपको तकसीम करना पड़ता है। एक ये कि गुर्दे के फेल्योर, नाकामी की वजह से क्या है, कौन सी हैं, उनको गुर्दों से बांध लें, उनका ताल्लुक गुर्दों से कायम कर लें। उसमें एपिस, हाइपोसाइनम, नेट्रम सल्फ भी दोनों तरह काम आती है। फिर जिगर की खराबी से भी और लंग्स की खराबी से भी, यानी फेफड़ों की, और दिल की खराबी से। इन खराबियों से अमूमन वर्मों का ताल्लुक है। और आगे जाके फिर जब आप उनके असरात का मुताला करेंगे तो दिल की पहचान अलग कर लें, जिगर की अलग। तो जिन मरीज़ों में जिगर की इलामतें नुमायाँ हों, उनके लिए आपको फ़ौरन पहले जिगर की दवाओं का ख्याल आना चाहिए। जिनमें गुर्दों की इलामतें पेशाब के ज़रिए ज़ाहिर हो जाएं, वहाँ पहले उनका ख्याल करना चाहिए। दिल का मरीज़ भी बड़ी जल्दी पहचाना जाता है। बाज़ दफ़ा दिल और लंग्स यानी फेफड़ों का आपस में ताल्लुक़ होता है, दोनों जगह की इलामतें मिलती हैं। बाज़ दफ़ा जिगर और दिल, जिगर और लंग्स और फेफड़े, ये तीनों मुतासर दिखाई देते हैं। उनमें वर्मों वाली दवाएं अलग ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए और उनका ताल्लुक़ बांध लेने चाहिए। फिर आपको मरीज़ देखकर बहुत ज़्यादा तरद्दुद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ख़ास तौर पर जो उवुला यानी अंदर का वो जो क्या कहते हैं इसको, कव्वा, 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 अच्छा, कव्वा वो बना हुआ होता है एक किस्म का वेल्व, जो कभी सांस की नाली को बंद करता है और खाने की नाली को खोलता है, कभी खाने की नाली को बंद करता है और सांस की नाली को खोलता है। नहीं, उसको नहीं कहते कव्वा? नहीं हुजूर, ये तो सामने लटका हुआ नजर आता है ना जी हुजूर, हाँ। गले के अंदर वो। अच्छा अच्छा, ये कव्वा है। नीचे जो है वो बंद करने वाला वेल्व, वो एपिग्लॉटिस वो चीज़ है। सॉरी, हाँ, उसको उर्दू में क्या कहते हैं फिर? हम तो कव्वा ही समझ रहे थे उसको। ये है कव्वा जी। वो ठीक है। ऊपर जो छोटी सी चीज लटकी हुई है गले से, ये कव्वा है। और नीचे जो ग्लैंड है जो बंद कर देता है कभी एक नाली को कभी दूसरी नाली को, उसको अंग्रेजी में तो एपिग्लॉटिस ही कहते हैं, लेकिन उर्दू में पता नहीं है। रोज पंजाबी रहे हैं, बात उर्दू की कर रहे हैं। जो भी है उसको देख लेंगे बाद में, एपिग्लॉटिस का तर्जुमा उर्दू में देखना। ये उवला और चीज है। उवले का क्या काम है फिर? बस लटके हुए बस? नहीं नहीं, कोई होगा जरूर। खाने को अंदर करता है। हैं?
क्या करता है? खाने को अंदर घुस सकता नहीं, डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं मान रहे इस बात को। उबूला है किस तरह? उसका रिदम और ऊपर नीचे होना उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, ख्याल यही है। मेरा ख्याल ये ऊपर की नाली है नाक की, उसकी तरफ हवा के आने जाने के ऊपर उबूला का असर है कि नहीं? हो सकता है कि वो जो तो रिगर्जिटेशन को थोड़ा बहुत रोकता हो, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है जी हुजूर ये। जो ऊपर की नाली है उसको तो एपिग्लॉटिस कंट्रोल नहीं करती जी हैं? नहीं जी सांस को नाक की तरफ ले जाने में जी हुजूर या फेफड़ों की तरफ नीचे धकेलने में जी, इसका तो ताल्लुक एक तो एपिग्लॉटिस का ताल्लुक है, वो फेफड़े को खोल देगा, लेकिन नाक की तरफ बंद करने का किससे ताल्लुक है? हुजूर ये जो अगर एपिग्लॉटिस बंद ना हो तो फिर नून होना बोलते हैं सारे, जी वो क्या वजह है? ये हुजूर ये जो एपिग्लॉटिस हुजूर जो खाने की नाली है ये पीछे है और सांस की नाली आगे है। ठीक है, तो जब हम निगलते हैं तो सांस की नाली के ऊपर ये ढकना बन जाता है और पीछे चली वो तो जाती है। खैर एपिग्लॉटिस की बात कर रहे लेकिन हैं। ये इसमें उसका ताल्लुक है नहीं, मैंने कब कहा इसका जी, ताल्लुक है? जी, जी। मैंने बात ही यहाँ से शुरू की थी कि एपिग्लॉटिस का ऊपर की नाली को बंद करने से कोई ताल्लुक नहीं। जी नहीं, ठीक है, कौन सी चीज है जो ऊपर की नाली को बंद करती है? कोई भी नहीं हुजूर, नहीं है कुछ भी। अपने आप बंद हो जाती है। वो जरूरत ही नहीं है बंद करने की हुजूर, क्यों? क्योंकि जब निकलते हैं वो पीछे नीचे है, ये ऊपर है नाक। निगलने की बात नहीं हो रही, सांस लेने की बात हो रही है। हाँ, उसमें कोई ताल्लुक नहीं है हुजूर उसका, वो फेरिंक्स आप जब डायरेक्ट। सांस लेते हैं जी हुजूर, तो अंदर जाता है, नाक की तरफ नहीं निकलता। जब आप बात करते हैं तो सांस नाक की तरफ नहीं जाता, नहीं जाता, जी नहीं, लंग्स से निकल रहा है और आलात सौत को मुतहर्रिक कर रहा है, जी हुजूर, मगर नाक की तरफ से नहीं निकलता। ठीक है। क्यों नहीं निकलता? वो- जब आप निकालना चाहें निकल जाता है। वो हुजूर फेरेंजियल मसल्स जो है ना जी वो कंट्रैक्ट करते हैं, ये वो तो नहीं करते। सर्कुलर कोई मसल्स हैं फेरेंजियल उसके इर्द गिर्द। जी हुजूर, ओरोफेरिंक्स कहते हैं ना जी, जो ओरोफेरिंक्स है, नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंग्स जी हुजूर, और नेजोफेरिंग्स जो मसल्स हैं जी हुजूर, उनका ताल्लुक हो जी सकता है। हुजूर। और उबला यूं लटका हुआ बीच में सजावट के लिए, ये नहीं हो सकता। तो वजह होगी, हिकमत होगी, लेकिन जो आदमी आईना देख के उबला देखे कैसा खूबसूरत लग रहा है मुंह खोल के, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने यूं बगैर किसी मकसद के गले के बीच में एक चीज लटका दी हुजूर हो। होगा गालबन, जैसे कहते हैं ना अपेंडिक्स, ये भी एक रिडंडेंट अब हो गया है। पहले अभी भी नहीं हुआ रिडंडेंट। ये वहम था लोगों का, जो नई तहकीक है उससे पता चला है कि हरगिज़ रिडंडेंट नहीं, ठीक अपना काम कर रहा है एक, ठीक है, समझे? इसलिए इसको भी रिडंडेंट न कहें। अच्छा उमूमी यही कई इसके मकासद मालूम हो चुके हैं अपेंडिक्स के, अब जी अभी भी काम कर रहा है ये। कई ऐसे जहर हैं या ऐसे ज़र्रात होते हैं जो खून में जा रहे हैं, अगर अंतड़ियों वगैरह में, तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको ये ट्रैप कर लेता है अपने अंदर अपेंडिक्स, और फिर बाज़ दफ़ा खुद फूल जाता है और बीमार हो जाता है, मगर जिस्म को बचाने में कुछ ना कुछ काम करता रहता है। जब सख्त हो जाए, नुकसान देकर और नुकसान का मुझे कैंसर का मुझे बन जाए, फिर उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। मगर पहले की तरह वो ट्रिगर हैप्पी लोग नहीं रहे अब के सर्जन खोलें और ज़रूर निकाल दे अपेंडिक्स। पहले ज़माने में फैशन हो गया था। अपेंडिक्स काम करता है ज़रूर कुछ ना कुछ, ग्लॉटिस का भी कुछ होगा, लेकिन अपेंडिक्स की तो एक तशरीह मौजूद है कि पहले ये था और इस तरह काम किया करता था, फिर वो सुकुड़ियाँ आंत और ये इतना सा हिस्सा रह गया। तो ग्लॉटिस पहले मुंह से बाहर निकला करता था। यूला उबला, सॉरी उबला। तो आप यही मुशाबहत ना बना दें जब तक उसकी पूरी बात को दिखाएं ना। अपेंडिक्स को पुराना एक यादगार, एक टुकड़ा अंतड़ी का बताने वाले बताते हैं कि पहले इसका ये मकसद था, जो दुमची है इंसान की, उसके मुतालिक पूरी कहानी मौजूद है कि एक दुम हुआ करती थी लंबी चौड़ी, जो जानवरों में अभी भी है, वो ये काम किया करती थी। उसका
जब मकसद हट गया, ख़त्म हो गया, तो रफ्ता रफ्ता बेकार होके वो लुंजी सी बन गई और आस्ता आस्ता दुम झड़ गई और निशान बाकी रह गया। अब उबूला का आपको ढूंढना पड़ेगा कि कितना लंबा होता था, मैदे में जाया करता था या मुंह से बाहर निकलता था। अपने साइज में इसी जगह इसका कोई जरूर मकसद है। और उबूला तो मेरा ख्याल है इसमें भी, जानवरों में भी होता है, परिंदों में भी, होता है, चिड़िया में होता है ना। है, मुर्गियों में भी होता तुम झांझा के देखा हुआ ठीक है। अल्सरेशन इसके मुंह में आम है। जो मैंने दवाएं बतानी थी उनमें एपिस है, फुलफुली वर्म में, काली आयोडाइड में भी वर्म पाई जाती है। ये वो वर्में हैं जिनका मैं गले से ताल्लुक बता रहा हूँ, इसलिए इस ताल्लुक में याद रखें कि काली बाइक्रम के अलावा काली आयोडाइड, एपिस, लेकिसिस, म्यूरेटिक एसिड नमक का तेजाब, इसको वैसे HCl कहते हैं हम, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये ये म्यूरेटिक एसिड है, सोडियम उसको नमक का तेजाब कहते हैं शायद, HCl को, मैदे में जो निकलता है उसको नमक का तेजाब तो नहीं कहते, वो नहीं, उसमें वो क्लोरीन का जो है ना, सोडियम नहीं है उसमें हुजूर। नो क्लोरीन, मैं जो कह रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक जो कह रहा हूँ तो क्लोरीन ही हुई, जी क्लोरीन है जी। लेकिन म्यूरेटिक एसिड जो है नमक का तेजाब, ये इस्तेमाल होता है मैदे में, नहीं जी इसका नहीं, वो तो हाइड्रोक्लोरिक ही है, इसका हाइड्रोक्लोरिक ही है, जी। और भी एसिड्स होते हैं, और बहुत से दूसरे हैं। लेकिन जो इन्हिजाम का तेजाब है वो HCl है, जी हुजूर, ये तो यकीनी बात है। जी हुजूर। म्यूरेटिक एसिड का वो काम है मैदे में, ये नहीं गालिबन इसमें नहीं है। सोडियम ये म्योर जो सॉल्ट का है ना, सोडियम क्लोराइड में दो चीज़ें हैं, एक सोडियम एक क्लोरीन, नमक ये है, लेकिन नमक में जो सोडियम का एलिमेंट है उसके लिए म्योर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है असल में, क्लोरीन के लिए नहीं। क्लोरीन के लिए नहीं। ठीक, मेरा समंदर को कहते हैं, मरीन मेरा। और म्यूरेटिक से मुराद सोडियम का तेजाब है, क्लोरीन वाला नहीं। तो मैं चेक कर लूँगा, मुझे यही याद है, तो इसलिए नमक का तेजाब मेरे मुंह से इसलिए इसको लफ्ज़ निकला था म्यूरेटिक एसिड। ये इंतहाई कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल होता है होम्योपैथी में, ऐसी कमज़ोरी जिससे मरीज़ अपना सर तकिए पे भी ना संभाल सके, लटक जाए नीचे की तरफ और जबड़े लटक जाएं और कोई जान बाकी ना रहे, उस इंतहाई कमज़ोरी के लिए ये नमक का तेजाब, जिसको मैं नमक का तेजाब कह रहा हूँ, ये इस्तेमाल होता है। लेकिन चेक कर लेंगे, आप कल बता देना फिर, ठीक है। म्यूरेटिक एसिड नाम है बाहर, अंग्रेजी में तो कोई मुश्किल नहीं है। नाइट्रिक एसिड बहुत, ये भी फुलफुली वर्म पैदा करता है, फास्फोरस में भी है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी है और टबैकम में भी है। ये जो गले की वर्में हैं उबूला की, उनमें ये चीज़ें ख़ास हैं। वो जो अमूमी वर्मों वाली दवाएं थीं वो अलग हैं अपनी जगह, लेकिन यहाँ खुसूसियत से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उबूला की वर्मों में इन चीज़ों के साथ ताल्लुक़ है। म्यूरेटिक एसिड उस वक्त काम आता है जब खुन्नाक हो, और खुन्नाक की चोटी की दवा है, इसलिए रोज़मर्रा में आपको म्यूरेटिक एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंतहाई कमज़ोरी और खुन्नाक की अलामतें फ़ौरन एसिड का ख्याल दिला देंगी। सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत पड़ सकती है, या लेकेसिस या काली आयोडाइड, इनमें ये अमूमन पाया जाता है। टोबैको में पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा था कि इसमें भी ये मौजूद है। हो सकता है आपके जो लिखे हुए थे हरूफ, उनमें टाइपिस्ट ने गलती कर दी हो, ट्यूबरकुलिनम हो, इसलिए चेक कर लें इसको। जो मेरे नोट्स थे ना, जिसको आपने अंग्रेजी में टाइप किया है, निशान डाले हुए थे जो, उनको चेक कर लें कहीं ये ट्यूबरकुलिनम तो नहीं। ट्यूबरकुलिनम में तो हो सकता है, मगर टबैको में मुझे याद नहीं कि उबूला की वर्म हो। अल्सरेशन तो इतनी ज़्यादा होती है जैसे मर्करी सॉल्ट से या सिफिलिनम वगैरह से अंदर का हिस्सा पिछला सारा खाया जाता है,
तो गला ऊपर नीचे हर तरफ अल्सरेशन की वजह से बिल्कुल खाया जाके खद्दा और बेकार हो जाता है। इसके जब टॉन्सिल्स हों तो उसमें एक और अलामत यह है कि दर्द के अलावा मुतवर्रम इतने होते हैं कि उसके बाहर भी गर्दन पर वर्म ज़ाहिर हो जाती है और सुर्खी बड़ी नुमायां होती है उसमें। इसमें बाल अंदर लगे होने का एहसास बहुत नुमाया है काली बाइक्रम में। हेपेसल्स में भी होता है बाल का एहसास। कैप्सिकम में था। कैप्सिकम में था, गले के अंदर बाल का एहसास, जुबान पर या गले में। जुबान पर। हाँ ठीक है। इसमें बहुत नुमाया अलामत है कि मालूम होता है कि अंदर बाल फंसा हुआ है, आदमी उसको खा खा करके बाहर निकालेगा, थूकने की कोशिश करेगा, बाज़ दफ़ा उंगली डाल के ज़बान से रगड़ के निकालेगा, अंदर कुछ भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ एहसास है। ये जो बाल किस्म के एहसास हैं ये सबसे ज़्यादा टेरेंटुला में पाए जाते हैं। टेरेंटुला में हर जगह ये एहसासात हैं, जैसे जाला हो, कोई बाल हो, कोई चीज़ रेंग रही हो, तो इसमें भी बहुत नुमाया है। हेपेसल में है जैसे कोई चीज़ चिपक गई हो और अलग ना हो रही हो। बाल का एहसास ज़रूरी नहीं, मगर किसी चीज़ के चिपक के वहीं चिमट रहने का एहसास पाया जाता है। और ज़ुबान के करीब, उसके जड़ के करीब इसकी अलामतों का सिमटना साफ बता रहा है कि असल तकलीफ़ का मरकज़ जड़ की, ज़ुबान की जड़ और इर्द गिर्द का इलाका है। इसलिए इसकी तकलीफ़ों में ज़ुबान की जड़ पर इतनी दर्द बाज़ दफ़ा महसूस होती है कि अगर डॉक्टर कहे कि ज़ुबान निकालो तो वो आगे नहीं कर सकता मरीज़, क्योंकि ज़ुबान को अनफोल्ड करना, उसको खोलना इतना तकलीफ़देह हो जाता है कि उससे, और दर्द हमेशा अंदर जड़ में महसूस होती है कि मरीज़ कहता है कि नहीं मैं नहीं निकाल सकता। तो ये जो बोलने में दर्द हो ज़ुबान में, वो अमूमन ज़ुबान के दाईं तरफ पीछे और दोनों तरफ अल्सर्स होते हैं और उससे सफ़ेद निशान इर्द गिर्द पड़े होते हैं, बीच में सुर्खी होती है। अगर बोलने में दिक्कत हो और ज़ुबान में दर्द हो तो अक्सर ज़ुबान के अल्सर उसके ज़िम्मेदार हैं। और काली बाइक्रम में ज़ुबान की जड़ के अंदर ना नज़र आने वाले ज़ख़म हैं, जो मुंह खोले, मरीज़ मुंह खोले भी तो आप देख नहीं सकते, मगर उसकी दर्द बताती है कि अंदर ज़ख़म है। फिर वही दर्द बताता है। ये झगड़ा जो है ना, इसके लिए असल में कोई, हमारी जो ज़ुबान है उसमें ज़नख़ों के लिए एक लफ्ज़ ईजाद होना चाहिए, एक फ़ेल है वो हर जगह ऐसे काम आ जाया करेगा। कै होना इसमें आमतौर पर पाया जाता है। फूड जो अनडाइजेस्टेड हो वो बाहर निकलता है। बाज़ दफ़ा सफ़रा निकलता है, यानी बाइल, खून की अमीज़श भी होती है, म्यूकस भी निकलती है, लेकिन म्यूकस जो निकलती है वो धागेदार और स्ट्रिंग्स की सूरत में नुमायां होती है। यहाँ आपके मुल्क में डॉक्टर साहब शराबी बहुत हैं, जो बियर ड्रिंकर्स भी होंगे, जर्मनी में बहुत बियर ड्रिंकर्स हैं, उनकी मतली के लिए ये चोटी की दवा है, स्पेसिफिक है। इसलिए अब आप ताक में रहें, ठीक जहाँ कोई बियर ड्रिंकर आए फौरन उसको काली बाइक्रम दे दें। ठीक हाँ? ठीक है। मैदे के अल्सर्स में भी ये बहुत अच्छी दवा है काली बाइक्रम। अल्सर्स में, जो मैदे के अल्सर्स में कार्बोवेज भी अच्छी है,
लेकिन कार्बोवेज की अलामतों में मैं समझता हूँ कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की अलामतें ज़्यादा पाई जाती हैं, और वो चूँकि बहुत ही ज़िद्दी बीमारी है, अभी तक उसका कोई मुअय्यन इलाज मालूम नहीं हो सका, इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में कार्बोवेज का इस्तेमाल करके देखना चाहिए। मैदे की अल्सर्स में भी काम आती है कार्बोवेज। और मैदे का पुराना नज़ला टिपिकल कालीबाइक्रम की आदत है, मैदे में नज़ला पैदा होता है, यानी सर्दी लगी और मैदा उस तरह बिहेव करते जैसे नज़ला हो जाए। मैदे में कमज़ोरी का एहसास भी होता है, नकाहत पैदा हो जाती है, और मैदे के जूसेस, अखराजात, म्यूकस मेम्ब्रेन्स म्यूकस बनाते हैं। अगर उल्टी आएगी तो पता चलेगा, वरना अंदर तक, अंतड़ियों तक उसके असर से तबीयत बदमज़ा और क्या कहते हैं उसको, फीकी फीकी सी हो जाती है। तो ये मैदे के नज़ले की अलामतें हैं। इसमें जिगर के दर्द कंधों तक की तरफ आते हैं, आमतौर पर दोनों तरफ जा सकते हैं। तो जिगर से दर्द उठकर कंधों की तरफ अगर हरकत करे तो ये इसकी ख़ास अलामत है। और जिगर की दर्द का कंधों की तरफ जाना वैसे भी एक ख़तरनाक अलामत है। आमतौर पर ये पित्ते के कैंसर में या जिगर के कैंसर में ये अलामत मिलती है, और मरीज़ बड़ी सख्त शिद्दत से कंधे की दर्द की शिकायत करता है। आम डॉक्टर समझता है कि शायद कंधे में कोई तकलीफ़ है। ये ख़ास अलामत है जिगर और पित्ते के कैंसर की, इसलिए उसमें कालीबाइक्रम को इस्तेमाल करके देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जिगर के दर्दों के साथ कंधे की दर्द का ऐसा इलाका, ऐसा ताल्लुक़ कायम है कि जिससे ख्याल पैदा होता है कि हो सकता है कैंसरस जिगर में ही ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं, चूँकि इसलिए इसका कैंसर से भी ताल्लुक़ हो। हाँ, एक और बात आप देख लें, इसमें वो भी लिखी हुई है साथ, अगला फ़िक्रे में ये है कि ये जिगर की उन तकलीफ़ों में काम आता है जिसका गॉल स्टोन से ताल्लुक़ हो, यानी पित्ते की पथरी का। और पित्ते की पथरी और जिगर की कैंसर दोनों मिलकर कंधे की दर्द पैदा करते हैं, और वो अजीब किस्म की सख्त तकलीफ दे दर्द है, मगर उसका कंधे के मसल्स वाला से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए ये कालीबाइक्रम गॉलस्टोन्स में भी काम आ सकती है, और जिगर की ऐसी तकलीफ़ों में इसको बिला ताख़ीर शुरू करना चाहिए। कालीबाइक्रम के असर से बसाव औक़ात देखा गया है कि जो पथरियाँ हैं जिगर की, पित्ते की पथरियाँ, वो घुलने लग जाती हैं, और बग़ैर किसी ऑपरेशन के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के पथरियाँ घुल के निकल आती हैं। वजह यह है कि बाइल ख़राब होता है तो फिर पथरियाँ बनती हैं। सफरा में अगर खुश्की पैदा हो जाए और कुछ छोटी छोटी गांठें बननी शुरू हो जाएं, तो वो फिर जिगर पित्ते में जाकर बैठकर एक दूसरे से मिलकर आहिस्ता आहिस्ता पथरियाँ बना देती हैं। और अगर बाइल सेहतमंद, उसका क़वाम दुरुस्त हो जाए, यानी उसमें मुनासिब पानी हो, माए हालत और दूसरी चीज़ें अपने तवाज़ुन में आ जाएं, उस वक्त वो पथरियों को घोलना शुरू कर देता है बजाय पथरियाँ बनाने के, और 1-2 महीने के अंदर पथरियाँ घुल के साफ़ हो जाती। ऐसे बहुत से मेरे पास मरीज़ हैं जिनको बिल्कुल पथरियों का निशान भी नहीं रहा, पथरी का नुस्खा देने पर। उसमें कालीबाइक्रम भी एक अहम दवा है, समझ गए। और उसके अलावा एक ऑस्पाफेल जर्मनी में दवा मिलती है जो स्पेसिफिकली पित्ते की पथरियों के लिए और दर्द के लिए बनाई गई है। वो बाज़ जड़ी बूटियों से बनाई हुई है, लेकिन होम्योपैथिक मकदार में है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, मगर मशहूर है इसके लिए। वो साथ मैं देता हूँ,
और इसलिए यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ऑस्पाफेल ने फ़ायदा दिया है, ये होम्योपैथिक दवा ने दिया है। लेकिन एक पहचान ज़रूर है कि अगर होम्योपैथिक नुस्खा दुरुस्त ना हो तो खाली ऑस्पाफेल काम नहीं करती, लेकिन ऑस्पाफेल हो तो होम्योपैथिक भी तेज़ काम करती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि दोनों असरअंदाज हैं। कई दफ़ा ये भी देखा है कि ऑस्पाफेल मुहैया ही नहीं, अक्सर दुनिया में मुहैया नहीं, और जर्मनी में भी काफ़ी महंगी मिलती है, तो वहाँ सिर्फ ये नुस्खा काम करता है। मगर नुस्खे बदल बदल कर देने पड़ते हैं हालात देख कर, मरीज़ की पहचान के बाद। फिर जो मौजूद दवा है उससे खुदा के फजल से पथरियाँ घुल जाती हैं, लेकिन उनके कैंसर बनने से पहले पहले पथरियों का इलाज होना ज़रूरी है। और दूसरी दर्द का एहसास इसमें असहाल या इजाबत के वक्त होता है या हरकत के वक्त। बाज़ दफ़ा इजाबत के वक्त जो हरकत पैदा होती है अंतड़ियों में, उससे जिगर में जैसे टांका भरा हो किसी ने, इस तरह की दर्द पैदा होती है। और बाज़ दफ़ा हरकत करते वक्त इस किस्म की स्टिचिंग होती रहती है। तो दोनों सूरतों में काली बाइक्रम की ये अलामत है कि दर्द स्टिचिंग होती है, ये नहीं कि एकदम आके बैठ जाए या बहुत लंबा सा तो धड़कती रहे। यूँ लगेगा बार बार जैसे कोई टांका भर रहा है, और टांका भरना तो सबको मालूम है कि किस किस्म की दर्द पैदा होती है उससे। तिली में भी ऐसा एहसास होता है। पेट में हवाएं बड़ी भरती हैं काली बाइक्रम के मरीज़ के, और बाज़ दफ़ा अफारा हो जाता है, यानी पेट फूल कर, जिसको नफ़ख कहते हैं, पूरे नफ़ख की इलामतें ज़ाहिर हो जाती हैं। और अमूमन सारे जिस्म में हल्की दर्द का एहसास रहता है, तेज़ कॉलिक की सूरत नहीं, बल्कि सारा अंदर से जिस तरह अंतड़ियाँ वगैरह सब दुखी हुई हों, और अफारा बड़े ज़ोर से पैदा हो जाता है। इसके एहसास से पहले ऐसा साल जिसमें काली बाइक्रम काम आती है, पहले सबसे पहले मैदे में या पेट के अंदर सिंकिंग का एहसास पैदा होता है। सबसे पहले जैसे कोई चीज़ डूब रही है, कमज़ोरी पैदा हो गई है, फिर मतली, फिर कै, फिर असाल, ये इसी ऑर्डर, इसी तरतीब से ये इलामतें पैदा होती हैं जो काली बाइक्रम की ख़ास इलामत है। पहले अंदर कमज़ोरी, डूबने का एहसास, फिर मतली, फिर कै, फिर असाल। सल्फर की तरह का सुबह का डायरिया भी इसमें दाखिल है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ना कि सुबह के वक्त तकलीफ का बढ़ना, डॉक्टर साहब, भट्टी साहब, सुबह के वक्त तकलीफ का बढ़ना इसमें काफ़ी नुमाया है। यानी काली कार वाले वक्त से शुरू होकर सुबह के वक्त तक, जो आंख खुलने का इन लोगों का वक्त है 7-8 बजे तक, इसलिए आप इसको भी देखें इस्तेमाल करके। ऐसे असाल या नरम इजाबत जिसका रंग मिट्टी सा हो जाए, मटियाला हो जाए, उसमें काली बाइक्रम भी याद रखने के लायक है। और भी बाज़ दवाओं में होया असर वो, लेकिन काली बाइक्रम में भी ये अलामत पाई जाती है। गायकम के वक्त आपको मैंने क्या बताया था कि अगर रूमेटिज्म हटे तो क्या तकलीफ होती है गायकम में, हैं? और असाल की किससे होती है? ये तकलीफें हटे हों, जिगर जोड़ों वाला की दर्दें वगैरह, तो असाल शुरू हो जाएं। ये गालिबन एपोसाइनम में मैंने आपको बताया था, लेकिन चेक कर लें, बाद 2-3 दवाओं में जो शुरू में पढ़ाई थी उनमें ये अलामत है कि असाल सेट हो जाएं तो फिर आराम आ जाता है। कॉल्चिकम में भी है ये, हैं?
एब्रोटिनम में भी होगा गालबन, हाँ तो शुरू की दवाओं में एब्रोटिनम थी। असाल जारी हो तो आराम आ जाता है, कॉल्चिकम में तो है ये, और गालबन एपोसाइनम में और एब्रोटिनम में भी है, मगर चेक कर लेंगे हम, कल बता देना। और इस दवा में भी, गायकम में भी मुझे याद पड़ता है, चेक करें, मैंने कहा सब दवाएं चेक करके कल मुझे याद करा देना। और इसमें तो डायरिया भी और डिसेंट्री दोनों रूमेटिज्म के बदल के तौर पर हो जाती हैं, और अगर उनको आप ज़बरदस्ती ठीक करें मरीज़ का मजमूई इलाज किए बगैर, तो फिर वो जोड़ों की दर्दें वगैरह फिर अपनी जगह वापस आ जाएंगी, और उसको ज़बरदस्ती ठीक करें तो पेचिश और असहाल पैदा होने का ख़तरा है। इसका मिजाज अजब चूजी सा है। चूजी से मतलब है कि मौसमों के असरात में ये ख़ास बीमारियों को चुनती है अपने लिए। मसलन गर्मियों में जो मौसम, खुसूसन जब भीगा हुआ मौसम हो और गर्मियाँ हों, तो पेचिश की वजह इसको डायरिया होता है। काली कार्प के मरीज़ को गर्मियों में डायरिया होता है और सर्दियों में पेचिश। बाज़ दवाओं में मैंने आपको बताया था कि गर्मियों में पेचिश होती है और सर्दियों में डायरिया नहीं बताया था, मगर इसमें ऐसे मरीज़ को अक्सर सर्दियों में पेचिश और गर्मियों में डायरिया, यानी असाल। और जब ये हों तो उस वक्त वजुल मुफासिल, जोड़ों की दर्दें, बाई की दर्दें सब ख़त्म हो जाते हैं। सर्दियों में डिसेंट्री के अलावा कटार ऑफ द एयर पैसेज बड़ी नुमायाँ है। नज़लाती तकलीफ़ें सर्दियों में रहती हैं। वही नज़लाती तकलीफ़ें हैं, वही डिसेंट्री का मूजब भी बन जाती हैं, क्योंकि इसमें अंतड़ियों, मैदे वगैरह में भी नज़ला गिरने का रुझान है। उससे फिर पेचिश पैदा हो जाती है। मगर असल मिजाज इसका है सर्दियों में नज़लाती तकलीफ़ें और गर्मियों में वजुल मुफासिल और डायरिया वगैरह, और ये आपस में अदलते बदलते हैं। जोड़ों या बाई की दर्दों को मैदे में नज़ला हो या नज़लाती तकलीफ़ें हों और या अंतड़ियों में तकलीफ़ें हों, उनसे उस वक्त आराम आ जाता है। जब वो रुक जाएं तो ये शुरू हो जाते हैं। इसलिए दो जगह इसके जोड़ बांधने पड़ेंगे, अंतड़ियों से भी और नज़लों से, नज़लाती चीज़ों से भी, नज़लाती तकलीफ़ों से भी। इसके जो पेचिश हैं उसमें मरकरी से मिजाज मिलता है। पहले भी दर्द है, दौरान में भी, और फारग होने के बाद भी दर्द बाकी रहती है। मरकरी में बाकायदा बाज़ दफ़ा बल पड़ जाता है बाद में, फारग होने के बाद। इसमें भी बाज़ दफ़ा अंतड़ियों में फरागत के बाद बल पड़ जाता है। आंत निकलना, इसको क्या है उर्दू में और इसका नाम? कांच। हाँ, आंत निकलना या कांच निकलना। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? प्रोलैप्स एनी। ये जो है ना बीमारी, ये बच्चों में आम तो नहीं मगर कई दफ़ा देखी गई है। उसमें मरकरी बड़ा अच्छा काम किया करती थी। रब्बा में अक्सर, अब तो यहाँ कभी कोई केस नहीं आया, मगर रब्बा में अक्सर आया करते थे। उसमें ये भी दवा भी बहुत अच्छी है। इसके हेमोराइड्स यानी मस्से भी बाहर निकलाते हैं और वो फिर बहुत तकलीफ देते हैं। अगर कमर में दर्द के साथ
पेशाब में खून आता हो तो उसमें काली बाइक्रम को भी याद रखें। पेशाब में भी बाज़ दफ़ा म्यूकस निकलती है, उसी तरह की रोपी सी, लेकिन वो तो आमतौर पर मुश्किल है किसी मरीज़ का नोट करना, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि होती रोपी ही है वो। लेकिन एक इलामत ऐसी है जो मरीज़ ख़ास तौर पर महसूस कर सकता है, उसको याद रखें कि इसमें पेशाब से पहले कॉक्सिक्स में दर्द होती है जो दूसरी दवाओं में नहीं मिलती। वो जो दुमची जिसकी बात हो रही थी, जिसके साथ पहले जानवरों की दुम लटकी होती थी, वो आखिरी मोड़ा, उसमें दर्द पेशाब से पहले ये काली बाइक्रम का ख़ास निशान है। डॉक्टर साहब ये चांसेस क्या होते हैं? पंच्ड आउट अल्सर्स तो समझे, लेकिन पंच्ड आउट चांसेस क्या होते हैं? शंकर्स तो नहीं, शंकर्स जी, कैंकर्स का एक और नाम है ये। शंकर्स जी, कैंकर्स और शंकर्स तो सुने हुए हैं, ये वही चीज है। जी जी। अच्छा अच्छा, मैं फिर इसको मिसप्रोनाउंस कर रहा था। कैंकर सोर्स और कैंकर्स शंकर्स शंकर्स I'm sorry, शंकर्स जी सर, एक ही चीज के दो नाम हैं। वही उसी एक हाँ? जी सर ठीक है, स्पेलिंग मुख्तलिफ है, जी, आवाज भी मुख्तलिफ है कुछ, जी प्रोनाउंसिएशन लेकिन मर्ज एक है। जी सर, शंकर्स या कैंकर्स, जी करेक्ट। जी सर। कल को नोट तो नहीं आ जाएगा, गलती होगी तो इसको दुरुस्त कर लो। हाँ? आपका एक नोट पड़ा हुआ मेरे पास, वो कहाँ गया? इस्लाह तलब डॉक्टर साहब ने मोरों की तफसील लिखी हुई थी, अच्छा वो याद आ गया। डॉक्टर साहब ने बहुत माजरत के साथ, वो तो कोई मामूली बात है, पुराने ज़माने की बातें जो याद रखी जाती हैं, हड्डियों की साख वगैरह, क्या कहते हैं इसको, एनाटॉमी, और दूसरी जो सॉफ्ट टिश्यूज की चीज़ों का, उसको कहते हैं फिजियोलॉजी, नहीं एनाटॉमी में लिवर वगैरह सारी इसी में आती है हुजूर। सब एनाटॉमी आते हैं। अच्छा, मैं समझा सिर्फ हड्डियों के इल्म को एनाटॉमी कहते रट्टा मारना पड़ता है ना जी हैं। हुजूर। हैं? हर चीज़, जी तमाम अज़ा जी हुजूर, जहाँ जहाँ से गुजरते जहाँ हैं, जहाँ और ये जो खून की रगें हैं, ये भी ये भी हैं। सब हुजूर, ये बड़ा मुश्किल होता है हुजूर, हर चीज़ को अपनी जगह पे कभी याद- वहाँ अक्सर लड़के जो फेल हुआ करते थे वो चौथे साल में मेडिकल में फेल हुआ करते थे, और अक्सर एनाटॉमी में फेल होते थे। बड़ी मुश्किल लाहौर में जी हुजूर। मुझे याद है, मेडिकल कॉलेज के लड़के बताया करते थे बड़ा सख्त साल आ रहा है, उसमें एनाटॉमी का खास तौर पर ध्यान होता है चौथे साल में। हुजूर, पहले साल पढ़ते हैं ना जी, तो उसको गुजरे हुए काफ़ी वक्त गुजर जाता है, 4-5 ठीक साल है। हो जाते हैं, फिर 3-4, फिर मुश्किल होता है फिर याद रखना ये हर चौथे चीज़। साल में क्यों फेल होते हैं जाके? फिर वो कभी कभी एनाटॉमी पूछ लेते हैं ना, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। एक है सर्वाइकल, डॉक्टर साहब उसमें मैंने आपको कहा था ना, गोल होना जी पेश नज़र है। मेरा ख्याल है ये वो मोरे हैं जिनके दोनों तरफ कोई शाखें नहीं निकली होती और किसी दूसरे से फिक्स नहीं होते। निचले जो मोहरे हैं इनसे, बाकी सब उनकी दोनों तरफ शाखें से निकली होती हैं और वो किसी और से जुड़े हुए होते हैं। ये दुरुस्त है या गलत है? ज़्यादातर हुजूर जो है ना थोरेसिक, ये डॉर्सल जो चेस्ट के हैं, चूँकि रिब्स उनके साथ आती हैं, तो वहाँ उनके एक्स्ट्रा प्रोसेस होते हैं उससे नीचे भी चलते हैं जी, वो, इसीलिए चाहे वो रिब ना भी हो, जी, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी हड्डियां निकली होती हैं। छोटे होते हैं, ट्रांसफर्स हाँ, प्रोसेस ठीक जी है, होते हैं, और सर्वाइकल में भी होते हैं। स्वास्थ्य में होते हैं जरूर। अच्छा। जी, लेकिन ये कि जो इसीलिए कहते हैं कभी सर्वाइकल रिब एक होती है, उसमें ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते। अच्छा, जो डॉर्सल है उनमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होते 7 हैं सर्वाइकल। डॉक्टर साहब ने उस दिन पद्धति से नहीं, वो 5 कर 7 दिए। वो हुजूर साथ ही थे, सिर्फ वो जो थे ना जो 7 ही बताए थे, चार actually वो मालूम किस बात की? वो हुजूर जो जो थे नीचे, ना अच्छा। सेक्रल ठीक है, ठीक है। और वो 3 सर्वाइकल 7 ही फरमाए थे, 7 ही हैं। और अच्छी याददाश्त रही आपको पुराने ज़माने की है, फिर हो गई पहले साल का पढ़ा हुआ है। जी। शाबाश। थोरेसिक या डॉर्सल 12 होते हैं, ये 12 ही बताए थे आपने, जी, और लंबर आपने कम बताए थे या ज्यादा बताए, 7 बताए ये थे। 5 ही होते हैं, अगला है वो गलत था जी। ओहो, अच्छा।
नंबर 5 नंबर 5 हैं जी। सेक्रल जो मैंने 3 अर्ज किए थे वो और 5 हैं जी। सेक्रल जो है ये आपने 3 बताए थे, जी सर, ये 5 हैं। उस वक्त याद आ गया, फिर दूसरा सब शुरू और हुआ था। कॉक्सीजियल ये नहीं बताए थे, नहीं जी, वो पूछे नहीं थे हुजूर ने। वो अब आए हैं, जी है ना? जी हुजूर। 4 हैं, जी, हम पहले एक ही समझे थे, कॉक्सिक्स, वो मिलता है, सारे मिलकर एक बनते जी हैं। हुजूर। उसमें 4 वर्टिब्रा फ्यूज होकर जी हुजूर। एक लंबी सी शक्ल बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर आप उनको जो उनके कंटूर्स हैं उसे पहचान सकते हैं। अकेला नहीं है, 2-3 मिल के एक दुमची से बनी हुई जी है, हुजूर। ठीक है? जी हुजूर। अब ये भी इनकी हो गई बात, शुक्र है मुझे याद आ गया, वरना मैं भूल जाता था। रोपी म्यूकस बता चुका हूँ। शांसर्स या शैंसर्स या शैंकर्स, जी हुजूर। शैंकर्स, जी हुजूर। जी हुजूर। अच्छा, कैंकर के मुकाबले शैंकर्स बहुत सख्त होते हैं इसमें, यानी सख्त किस्म के गुठलियां जैसी उसके अंदर पाई जाती हैं। औरतों का जो रुझान होता है, जिन औरतों में रहम के गिरने का या लटकने का, काली बैक्रम की जो मरीज़ाएँ हों उनको खुसूसियत से गर्मियों में ये रुझान बढ़ जाता है। सर्दियों में निस्बतन आराम रहता है, उधर गर्मी आएँ उधर ये तकलीफ़ें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसमें तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, उससे खुजली भी, और जैसे छिलन की दर्दें हों ऐसी पैदा हो जाती हैं। और आमतौर पर वक्त से पहले मेंसेस के जारी होने का रुझान काली बैक्रम में मिलता है। अगर दूध स्ट्रिंगी हो जाए बच्चों के लिए ठीक नहीं रहता, और उसमें काली बैक्रम ख़ास तौर पर याद रखने के लायक है। अगर दूध में दही की तरह क्लॉटिंग शुरू हो जाए तो फिर फाइटोलाका, याद रखें अच्छी तरह, चोटी की दवा है फाइटोलाका इसमें। और प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग में भी ये बहुत अच्छी दवा है। जिन औरतों को हमल में मतली हो और किसी और दवा से ठीक ना होती हो, उसमें काली बैक्रम की सिम्टम्स की भी पर भी नज़र रखनी चाहिए। होर्सनेस क्रॉनिक हो जाए, जो आवाज़ मुस्तकिल बैठ जाए, उसमें काली का बैक्रम बहुत अच्छी दवा है। और ट्रैकिया में रेटलिंग, खड़खड़ाहट, कभी कभी जो बलगम चिपकी उखड़ने लगती है उससे और साथ चिमटी भी रहती है, उससे खड़खड़ाहट पैदा होती है। अगर अलग होके गिर जाए तो फिर खांसी से बाहर आ जाती है। लेकिन बसा औक़ात जो दवाएं चिमटने का रुझान रखती हैं, जैसे ये है, कॉकस है, इन दवाओं में थोड़ा सा बलगम उखड़ती है और खड़खड़ की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन निकलती नहीं है, तो बहुत तकलीफ़ दे एहसास पैदा होता है। आमतौर पर दमे में भी ऐसी आवाज़ें निकलती हैं, वो स्पेज़म की वजह से ज़्यादा हैं, उसमें नालियाँ सिकुड़ के करीब आ जाती हैं, इसलिए कुछ उनसे फंस कर आवाज़ निकलती है उसकी वजह से, और कुछ साथ चिमटे हुए बलगम से मिलकर कुछ उसकी आवाज़ें शामिल हो जाती हैं। ये जो नज़लाती तकलीफ़ें हैं इसकी, काली बैक्रम की, रेटलिंग वगैरह इस किस्म की, ये सर्दियों में नमदार मौसम में ज़्यादा हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि सर्दियों में नज़लाती तकलीफ़ें हैं,
मज़ीद इस यहाँ ये लिखा हुआ कि सर्दियों के नमदार मौसम में ज़्यादा और गर्मियों के नमदार मौसम में अंतरियों की तकलीफ़ें, ख़ास तौर पर असाल और पेचिश भी हो सकती है गर्मी में अगर नज़ला भी साथ हो। आमतौर पर इसकी पेचिश का मैदे और अंतरियों के नज़ले से ताल्लुक़ देखा गया है। इसलिए सर्दियों में चूँकि नज़ले ज़्यादा होते हैं, सर्दियों में पेचिश का ज़्यादा इम्कान है, गर्मियों में असाल का ज़्यादा इम्कान है। मगर एक दूसरे को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि गर्मियों में महज वो असाल होंगे और पेचिश नहीं होगी, मगर आमतौर पर ये होता है। बिस्तर का आराम इस बीमारी को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। आपको भी है ना बिस्तर का आराम? तो ये है, कई बातें आपकी काली व्याकरण से मिल रही हैं। कभी आपने अपनी आंख से गिद्ध निकाल के तो नहीं देखी? इतनी सेंसिटिव हैं आपकी बेगम साहबा इस बात पे कि इसके तसव्वुर से भी उनका मुंह बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए शायद आपको मौका ही नहीं मिला घर में कभी। अगर स्ट्रिंगी हो म्यूकस तो फिर ये दवा पक्की हो जाती है इन अलामतों के साथ। अल्सरेशन की अलामतें मिल रही हैं जी, गर्म चाय की भी उससे भी बढ़ती है तकलीफ, इसमें भी। इसमें अक्सर अल्सरेशन में गर्म चाय से तकलीफ बढ़ती है। ये किसी दवा की ख़ास अलामत नहीं है, ये चाय की ख़ास अलामत है। हाँ जी। और कोई भी हो मरीज़, मैंने देखा है उसको मैदे में अगर अल्सर हो तो चाय से ज़रूर तकलीफ बढ़ती है। बाज़ दफ़ा वो स्पॉट नज़र आ जाता है जब गर्म पानी, बहुत गर्म पानी या चाय पिए तो जहाँ से वो गुज़रता है घूंट, वहाँ वो बता देता है कि यहाँ है इस वक्त अल्सर, यहाँ है फ़लाँ जगह है, ऐन उसकी निशानदही कर देता है। तो बेरियम मील की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। काली बाइकरा में ख़ास तौर पर ये बहुत पहचाना जाता है। अक्सर मरीज़ जो अल्सर की शिकायत करते हैं उंगली रख दिया करते हैं कि यहाँ है, यहाँ है, और गर्मी से उसी जगह तकलीफ बढ़ती है। स्पेज़म्स इसमें आम पाए जाते हैं। हुपिंग कॉफ के लिए भी तभी अच्छी दवा है। म्यूकस कभी ग्रीन हो जाती है, कभी खून आमेज, कभी सब्र हो जाती है, कभी खून आमेज। क्लॉटेड ब्लड यानी खून के लोथड़े भी उसमें मिलते हैं। फेफड़ों की कैविटीज़ में जो अंदर खला बनते हैं आमतौर पर सिल की वजह से, उसमें काली जो सॉल्ट्स हैं ये खून बंद करने के लिए बेहतरीन दवा हैं और बाज़ वो कैविटीज़ को भी बंद कर देते हैं। इसलिए काली कार्ब भी और काली बाइक्रम भी, इन दोनों को उन मरीज़ों में जिनके फेफड़े सिल से खाए गए हों ज़रूर इस्तेमाल करके देखना चाहिए। अगर इलामतें इन दोनों में पाई जाएं तो ठीक, वरना दूसरी काली में भी मिलेंगी। काली का ख़ास तौर पर पोटाश के नमकियात का फेफड़े की कैविटीज से और उनसे खून के अखराज से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और काली कार्ब की तरह पीठ में सर्दी का एहसास, बाज़ दफ़ा इसी एक इलामत से बाज़ पुराने मरीज़ ठीक हो जाते हैं खुदा के फजल से, ये भी इसकी नुमाया इलामत है। मगर काली कार्ब में पीठ के निचले हिस्से पर सेक्रल रीजन पे गालबन, या दूसरा कौन सा है, लंबर और सेक्रल, यहाँ तक रहता है एहसास। काली बाइक्रम में गर्दन तक चलता है। तो अगर सारी पीठ ठंडी हो, गर्दन तक सर्दी का एहसास हो, तो काली बाइक्रम का एहतमाल ज़्यादा है बनिस्बत काली कार्ब के। और रोमेटिक दर्दें जो इसकी जोड़ों या बाई की दर्दें हैं, जोड़ों की या बाई की, ये हरकत से हमेशा बढ़ती हैं। आराम और हरकत में ये ब्राउनिया से मुशाबे समझ लें, उसके साथ उसको बांध लें। या और ना कुछ बांध सके तो डॉक्टर
मंसूर भट्टी साहब, मैं मंसूर कह रहा हूँ, क्या नाम है आपको? हफीज़ भट्टी साहब। हफीज़ भट्टी साहब के साथ काली बाइक्रम बांध लें, फिर आपको याद आ जाएगा सब कुछ। पर उस वक्त ये ना हो कि काली बाइक्रम की वजह से सिर्फ हफीज़ भट्टी याद आए। मुझे फोन करें कौन सी दवाई। हाँ, ठीक है, ठीक है। और उस वक्त पता नहीं कितनी दवाएं आप खा चुके हो, कौन सी बता दें उनको। पेन इन द सेक्रम, सेक्रम जो निचला हिस्सा है कमर का, उसमें उठते वक्त अगर दर्द की टीस उठे तो उसमें भी काली बाइक्रम का इस्तेमाल मौजूद है। इसी तरह कॉक्सिक्स में भी, खास निचला सबसे मोरा है जो, उठते बैठते वक्त दोनों ये तकलीफ़ें वहाँ नुमायाँ होती हैं। सुबह दर्दें ज़्यादा होती हैं, उठकर चलने फिरने से आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगती हैं। रात के आराम से फ़ायदा होता है, मगर सुबह तक किसी एक मुकाम पर सिमट कर बैठ जाती हैं। टिपिकल डॉक्टर हफीज़ भट्टी साहब वाला केस है। और जब उठ के चलें फिरेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होकर फैलने लग जाती हैं। रात को सोएंगे तो फिर दोबारा वही हरकत। क्यों जी? अब आपके चेहरे पर काफ़ी खुशी के आसार जाहिर हो रहे हैं कि पकड़े गए हैं आप। शुक्र कर रहे हैं हार्ट नहीं है। हार्ट नहीं है, हार्टले पूल हो सकता है, हार्ट नहीं है। बीमारियों का हार्टले पूल है एक पूरा, हार्ट यकीन नहीं। मैंने जो वहम कहा था, ये नहीं कहा था कि आपको दर्द का वहम है, मुझे पता है आप ख्याली दर्द बनाने वाले नहीं। मैंने कहा था दिल का वहम है और दर्द यकीनन है, ठीक है। डॉक्टर कुद्दूस ने कहा कि जगह ऐसी है कि शक पड़ता है खामखा के लिए, हालांकि वो चीज़ नहीं है। वो कौन है डॉक्टर कुद्दूस? कुद्दूस अच्छा, उनको भी दिखा चुके हैं आप? उन्हीं के पास इमरजेंसी उनके वो वहीं पे ड्यूटी करते अच्छा, मुझे नहीं पता था। हैं। उस हॉस्पिटल के वार्ड में इमरजेंसी की इंचार्ज वो हैं। जी। वो तो काफ़ी ख्याल करती हैं एमजीएम वगैरह के बहुत। हाँ, फोन भी घर फिर बाद में 2-3 दफ़ा का कार पूरी चले, यानी अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर ख्याल करती हैं। हाँ, ठीक है। बहुत कार किया। तो उन्होंने भी यही फैसला दिया है। उन्होंने भी यही कहा था कि क्योंकि जगह ऐसी है जैसे ख्याल जाता है कहीं दिल ना हो, लेकिन है नहीं। हाँ। रात को 10-11 बजे फ़ोन करके तसल्ली वगैरह दी होता है, फिक्र ना करें, इमरजेंसी हो तो शक आ जाए। लेकिन आपने कह देना दिल कहाँ के गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया। दिल है ही नहीं जो वहाँ कुछ हो। ये तो उन्होंने यही कहना कि शुबा पड़ता है कि दिल है, मगर दिल है नहीं वहाँ। ठीक है। रोमैटिक पेन्स कॉमन है इसमें, और उंगलियों वगैरह में ब्रूजिंग का एहसास, सारे जिल्द पर छाले, फुंसियाँ, एक्जिमा, ट्यूबरकल्स, हर किस्म की जिल्दी बीमारियां इसमें पाई जाती हैं। और अंदरूनी तौर पर भी, इसीलिए म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज है। बस अगर अंदर अल्सर्स नहीं होंगे तो बाहर हो जाएंगे। बाहर के अल्सर्स को अगर आप दवाइयाँ लगा के ठीक करेंगे तो अंदर चले जाएंगे, और वो फिर बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए काली बाइक्रम की इलामतें मौजूद हों तो उसकी जिल्द पर कभी भी कोई मरहम वरहम नहीं लगानी चाहिए। और काली बाइक्रम भी ख़त्म और वक्त भी ख़त्म। क्यों जी? हो गया ख़त्म। हाँ, अब कल आपके लिए मैंने छोटी छोटी दवाएं बहुत सी रखी हुई हैं जो चंद चंद फिक्रों में काम आने वाली दवाएं, और उसके बाद बाज़ दवाओं का रिवीजन करना है इस पहलू से कि असल जो पहले जब वो दवाएं पढ़ाई गई थी तो मेरा ख्याल है बात बातें निस्बतन जल्दी में होने की वजह से छोड़ दी थी, मगर वो मेरे ख्याल में ज़रूरी हैं। चुनांचे आर्निका का भी एक किस्म का रिवीजन यानी उसकी दोहराई होनी चाहिए। कार्बोवेज, कार्बो एनिमेलिस, इन दोनों का भी मैं करूँगा। फिर देख लूँगा और जो दवाएं नज़र डाल के देखूँगा जिनको निस्बतन मुख्तसर बयान किया गया हो और रोज़मर्रा की ज़्यादा अहमियत रखती हैं, उनका रिवीजन कर लेंगे छोटी छोटी दवाएं बताने के बाद। फिर इंशाअल्लाह वापसी का सफ़र शुरू होगा फिर। ठीक है, यानी मरज़ से दवा की तरफ का सफ़र।
अच्छा जी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरी चली, हाँ ये लो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जसवाल साहब का, उन्होंने बताया ही नहीं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है?